लेट्स स्टार्ट सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था की पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। सॉलिड कहते किसको हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, बोस-आइंस्टीन संघनित अवस्था। दूसरा सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तीसरा लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। चौथा गैसियस स्टेट, गैस अवस्था। पांचवा प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की अवस्था 2 चीज पर निर्भर करती है। एक इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड सेकेंड थर्मल एनर्जी। डिपेंडिंग अपॉन दीज टू, conscious particles when come closer to each other it gives solid state। जब पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ही कम हो, मिलके बिल्कुल एक हो, उनमें कोई भी अलग गति नहीं हो, तब वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट होगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल वाइब्रेट कर सकता है, ऑसिलेशन कर सकता है, उसमें दोलन गति हो सकती है, लेकिन वो फ्लो ब्लो नहीं हो सकते हैं, उसको सॉलिड स्टेट कहेंगे। लेकिन जो फ्लो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में 2 टाइप का मोशन हो सकता है, एक वाइब्रेटरी मोशन, एक रोटेटरी मोशन, और वो फ्लो कर सकते हैं तो इसको लिक्विड स्टेट कहेंगे। अगर एनर्जी उससे थोड़ी सी ज़्यादा है और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में 3 प्रकार की गति हो सकती है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन, तीनों ही प्रकार की जब गति होगी तो वो ब्लो कर सकता है, उसे गैस कहेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने आयनों से बने हुए होंगे, बिल्कुल दूर दूर होंगे, तो ऐसे पार्ट जिसकी थर्म एनर्जी मैक्सिमम होगी उसे प्लाज्मा स्टेट कहेंगे। तो सॉलिड स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर होता है, एक साथ रहता है, और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ऑसिलेटरी गति मोशन केवल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स हार्ड होता है और थर्मल एनर्जी लो होती है। ये सॉलिड स्टेट होता है। सॉलिड स्टेट की पुरानी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो उस ढंग से हम लोग समझते हैं कि सॉलिड स्टेट का शेप, साइज और वॉल्यूम नहीं बदलता है, फिक्स रहता है। क्यों फिक्स रहता है? क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बड़ा ही क्लोजली पैक होते हैं और एक दूसरे के नज़दीक होते हैं और उनमें तीनों टाइप का मोशन नहीं होता है। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट होता है। हम लोग गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट 11th में पढ़े हैं, दूसरे स्लाइड्स में उसका भी डिटेल हम देंगे। सॉलिड स्टेट के लिए हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू से आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पेज ऑफ सॉलिड स्टेट्स इन एनसीईआरटी हैज बीन गिवन लाइक दैट। This stanza tells us about the composition of the solid states। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी उसके स्ट्रक्चर से रिलेट होता है। स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर। सो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से हम लोगों को पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वेरी क्लोज पैक होंगे और इंडिपेंडेंट मोशंस नहीं करेंगे। फिर हम लोग ये देखते हैं, इसके सेकेंड स्टेज में हम लोग को देखने की कोशिश ये किया है कि दिखाने की कोशिश ये किया है कि जो हमारे आसपास का सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस मोस्टली सॉलिड होता है, और मैटर को यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अगर मोशन से जोड़ के देखेंगे तो 2 प्रकार का होता है, एक फ्लूइड्स और एक सॉलिड। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इसको फिर हम लोग इस चैप्टर में एनालाइज किया है कि सॉलिड स्टेट में हम लोगों को देखना है व्हाट इज सॉलिड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, amorphous solid and crystalline solid, what are the properties of crystalline solid, what are the difference between the crystalline and amorphous solid. Then we have to see the types of crystalline solid. Crystalline solids are molecular solids, ionic solids, metallic solids and network solids. These types of crystalline solid depends upon the nature of constituent particles and nature of intermolecular force acting among them.
Depending upon these properties, their properties has to be studied over here. Then how the structure of the solid is related with that. सॉलिड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से उससे जुड़ा हुआ है और कितने वेराइटीज़ के हो सकते हैं, इसलिए हम लोग को लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, types of lattice structure, their representation, types of unit cell. When we see the unit cell, then we have to see the composition, construction, close packing, निविड संकुलन, क्लोज पैकिंग हम लोग को देखना है। तो क्लोज पैकिंग कितने टाइप से कर सकते हैं, कितने स्टेप्स में कर सकते हैं, तो 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, इस तरह से क्लोज पैकिंग को हम लोग को देखना है। क्लोज पैकिंग जब हो जाएगा तो उससे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लैटिस स्ट्रक्चर को जो खींच के निकालेंगे तो वो चीज़ हम लोग को सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो देगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन को यूनिट सेल कहेंगे। और उस यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और यूनिट सेल के साइड और आर में क्या रिलेशंस होगा, उसके आधार पर उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसके आधार पर उसका क्लोज पैकिंग में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है और किस टाइप का वॉइड बनता है। तो ये हम लोग क्लोज पैकिंग और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल से देखते हैं, उसकी डेंसिटी देखते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और वॉइड्स में रिलेशन देखते हैं, जिसके बेसिस पर किसी भी सॉलिड की फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं। तो ये हाईलाइट किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग क्लोज पैक कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर प्रेशर का वेरिएशन से ही क्लोज पैक होता है। उस क्लोज पैक करने में अगर टेम्परेचर बदल गया है या एक्सटर्नल सब्सटेंस आ गया है तो कितने टाइप के डिफेक्ट्स हो सकता है, इम्प्योरिटीज हो सकता है, तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स उसमें देखते हैं हम लोग। उसके बाद सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर कितने टाइप का हो सकता है, उसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, सेमी कंडक्टर क्या उपयोग हो सकता है, ये देखना है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड का 5 होता है, वो 5 प्रॉपर्टीज़ को देखना है। ये सॉलिड स्टेट का बेसिक है। फर्स्ट पेज हम लोग को ये बताने की कोशिश किया है, इसके लाइन वाइज थ्रू जानने की कोशिश आपको करना चाहिए। हम लोग जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 5 देखते हैं तो 5 प्रॉपर्टी में होता है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मेजर 2 ही होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक और ही पार्ट हो जाते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, इस तरह से टोटल 5 प्रकार के होते हैं। और ये टोटल सॉलिड स्टेट में 5 ये टोटल पढ़ना है। अगर इसको हम बहुत शॉर्ट में देखें और बताने की कोशिश करें तो हम लोगों को सॉलिड में सचमुच में 5 पार्ट पढ़ना है। एक सॉलिड, देयर classification, their properties. Second, structure, close packing, unit cell, lattice structure. Third, defects, types of defects. Fourth, electric properties, and fifth, magnetic properties. This is the solid state first chapter. So we see what are the different types of solid here. What are the general characteristics of solids are there. General characteristics of solids are there. They have definite mass, volume and shape. This is the general characteristics of solid state. In second page NCERT has highlighted all these things. You have to go through all the lines and I am just highlighting all the things, the main things here over. यहाँ जो भी मेन चीज़ है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। What are the general characteristics of solid? और एक क्वेश्चन यहाँ से झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या फिर CBSE हो, यहाँ से बनने की चांस बनता है। क्वेश्चन पूछ ऐसे लेता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में वाई करके, जैसे दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप, वाई। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, वाई। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, वाई। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स्ड पोजिशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, वाई। दे आर incompressible and rigid, why? These are the general characteristics of the solids. What are the major general characteristics of solids? They are solids have minimum thermal energy. Second, solid has maximum intermolecular force. Third, the shape and size of the solid are fixed. The volume of solid are fixed. They generally do not blow or flow. They exist in lattice structure. They are hard and rigid mostly. They have many open surfaces. Their constituent particles can have only one type of motion, vibratory motion. They exert pressure only in downward direction. They are incompressible in nature mostly. Their constituent particles are closely packed.
their density, melting point, boiling points are generally high. It shows tensile strength. In this way, they have the many characteristics, but major characteristics are 5 characteristics, and their cause is only one, that is the hard intermolecular force, high intermolecular force and low thermal energy. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि थर्मल एनर्जी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को दूर लेके जाता है। और जानते हैं आप कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होता क्या है? बोले ही है कि मैटर दो टाइप का होगा, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर बनेगा प्योर के मिलने से, जो प्योर होगा वो प्योर में क्या होगा? प्योर में होगा एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का सबसे छोटा क्या होगा? तो एलिमेंट का सबसे छोटा होगा एटम, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होगा। कंपाउंड का सबसे छोटा क्या होगा? मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल होगा। तो किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा, या आयंस होंगे या इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ एसोसिएट होंगे। तो ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अगर क्लोजली पैक हैं, इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही हाई है, तो ये सॉलिड स्टेट में होंगे। और जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो चूंकि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का बड़ा क्लोजली पैक है, दैट्स वाई इसकी फर्स्ट कैरेक्टर जो आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आप इसका देख रहे हैं, दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक, केवल वाइब्रेट हो सकते हैं, दूर तो जा नहीं सकते, इसीलिए एक दूसरे के साथ ना तो मिक्स होंगे, तो इसका मास क्या होगा? जितना जहां रखेंगे उतना ही फिक्स रहेगा। दैट्स वाई दे हैव डेफिनिट मास। एक ही जगह पर सब फिक्स है, क्लोज पैक है, ये वाइब्रेट केवल कर सकते हैं, ना तो फ्लो कर सकते हैं, ना ही ब्लो कर सकते हैं, ना इसमें ट्रांसलेटिव मोशन है, ना रोटेटिव मोशन है, इसलिए जहां पर रहेगा उतना ही जगह ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए वॉल्यूम इसका क्या होगा? डेफिनिट होगा। और शेप भी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक है, दैट्स व्हाई दे हैव द फिक्स शेप। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। मेन कॉज फॉर दिस प्रॉपर्टी एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो इवन, सारे प्रॉपर्टीज के लिए भी यही है, लो थर्मल एनर्जी एंड हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को क्लोज रखेगा, जबकि थर्मल एनर्जी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो थर्मल एनर्जी लो है, इसलिए क्लोज रहेगा, तो वॉल्यूम फिक्स होगा, मास फिक्स होगा, शेप फिक्स होगा। उसी तरह से अगर इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, अगर इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई है तो क्लोज पैक रहेगा, थर्मल एनर्जी लो है तो दूसरे टाइप का मोशन नहीं करेगा। इसलिए दो ही कॉज होता है इसके किसी भी प्रॉपर्टीज का। दैट्स वाई दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। डज इट क्लियर? फिर दूसरी प्रॉपर्टीज का है मोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। ऑब्वियसली इंटरमोलिकुलर फोर्स इज हाई, दैट्स वाई देयर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस विल बी शॉर्ट। मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है, निग्लिजिबल होता है, इसलिए हार्ड होता है, इसलिए इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट होने का कारण क्या होगा? हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, लो थर्मल एनर्जी। Intermolecular forces are strong. Okay, really, conscious particles are very close. Thermal energy very low. They cannot be far from each other. और जब नजदीक आएंगे तो F इक्वल टू m1 m2 by r स्क्वायर, तो डिस्टेंस कम है, मास इंटू मास, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होगा। सो क्लोज पैकिंग, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का क्लोज होना, थर्मल एनर्जी का लो होना भी कॉज है इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होने का। और इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई है तो मास डेफिनिट है, वॉल्यूम डेफिनिट है, शेप डेफिनिट है, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मिनिमम है तो कंप्रेसिबल हो गया, हार्ड हो गया, रिजिड हो गया, डेंसिटी हाई हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी हाई हो गई, क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी। देयर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ओसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, फोर्स बहुत ज़्यादा है, थर्मल एनर्जी लो है। थर्मल एनर्जी लो है तो गति हाई कहाँ से होगी? इसलिए केवल ओसिलेट कर पाएगा। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, इट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। डज इट क्लियर? सो इन दिस पेज वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स। Now,
Solids are of two types. Solids are of two types. What are those? Those are crystalline and amorphous. Crystal, as we see in the book picture, constant particles are when in fixed order, then it is when it is in fixed order, then it is crystalline solid, and when it is not in fixed order, it is amorphous solid. So solids depends upon the arrangement of their constant particles are of two types, crystalline and amorphous. Solids are of two types depending upon their arrangement of constituent particles, depending upon their arrangements of constituent particles, Solids are of two types, amorphous and crystalline. Solids are of two types depending on their arrangement of constituent particles. What are those? Those are arrangement of constituent particles. When constituent particles are arranged in a regular pattern, fixed pattern throughout the solid, then it is crystalline solid. And if arrangement is not throughout the solid same, then it is amorphous solid. So only one thing is there टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. और सॉलिड दो टाइप का होता है केवल एक ही प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करके कि अगर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न पर है, क्लोज पैक है, फिक्स पैटर्न पर है, थ्रू आउट द सॉलिड एक ही पैटर्न है, उसमें वो पैटर्न नहीं बदल रहा है, निविड संकुलन नहीं बदल रहा है, उसकी बदलने की जो स्टेप है वो अगर सेम रह रहा है तो क्रिस्टलाइन है. अगर बदल गया तो एमॉर्फस है. सेम क्रिस्टलाइन, बदल गया एमॉर्फस, सेम क्रिस्टलाइन, बदल गया एमॉर्फस. क्या बदल गया? तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का क्लोज पैकिंग पैटर्न, निविड संकुलन होने की जो व्यवस्था है वो अगर पूरे ठोस में, पूरे उसके स्ट्रक्चर में, थ्रू आउट द सॉलिड अगर सेम होता है तो वो होगा क्रिस्टलाइन. अगर बदल गया तो वो होगा एमॉर्फस सॉलिड. Now depending upon these structure, these nivid sankulan, these close packing and the pattern of close packing, the properties of crystalline solid and amorphous solids are different. What are those? Those are what are those? You can see in your book. Those are shape, melting point, cleavage properties, heat of fusion, anisotropic nature, order in arrangement of constituent particles, shape. How the shape of the crystalline solid and amorphous solid are different? They are different. You can see in your book. You have to go through the book. Shape, definite characteristics, geometrical shape, definite कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसका पहचान वाला, हर ठोस का. NaCl का कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्री होता है, CsCl2 का कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिक होता है, MgCl2 का कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्री होता है. मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पहचान देने वाला उसका जियोमेट्रिकल शेप होता है, ज्यामितीय आकार होता है. लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता, रेगुलर शेप नहीं होता, डेफिनिट नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता. तो एक डिफरेंस हो गया क्या, किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच के डिफरेंस का. क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज भी हो गया. क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज आप अलग लिख लीजिएगा, एमॉर्फस का अलग लिखिएगा. क्रिस्टलाइन में क्या क्या लिखिएगा मैं बोलता हूँ, फिर डिफरेंस कर देता हूँ. क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज हो गया, जिसका शेप डेफिनिट हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप का होगा, उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे. क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज हो गई कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का क्लोज पैकिंग ऐसा होता है जिसके कारण उसका शेप डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप में होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट ना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और बिल्कुल शार्प होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बिल्कुल शार्प होता है. मीन्स अगर आइस को पिघलना है तो जीरो पर ही पिघलेगा. ये कैरेक्टर है, उसे पहचानेंगे. जीरो पर पिघलने वाला जो होगा वो आइस होगा, केवल जीरो पर ही पिघलेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलेगा, मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है.
क्रिस्टलाइन सॉलिड का जब हम कटिंग करते हैं, चूंकि क्लोज पैकिंग में निविड संकुलन में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज पैकिंग क्या है, बिल्कुल एक ही ऑर्डर पर है, फिक्स पैटर्न पर है, इसीलिए उसको काटेंगे तो हर जगह समान एज से कटेगा, जिसको बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टीज। तो व्हेन कट, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल, शार्प एज टूल से उसे काटेंगे या तोड़ेंगे, देन स्प्लिट इनटू टू पीसेस, तो दो भाग में टूटेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन टूटेगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। तब जो दो भाग टूटेगा, दोनों भाग का सरफेस क्या होगा? प्लेन होगा, शार्प होगा। इसलिए उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज है जिसको क्लीवेज प्रॉपर्टी कहते हैं, वो क्या होगा कि अगर उसे हम काटेंगे शार्प एज वाले किसी नाइफ से, चाकू से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो बिल्कुल दो भाग में टूटेगा और उसके एजेस क्या होंगे? बिल्कुल शार्प होंगे। दिस इज द क्लीवेज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन एमोर्फस सॉलिड ऐसा शो नहीं करेगा। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू देयर लिक्विड स्टेट। किसी भी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाने के लिए 1 मोल पदार्थ को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और चूंकि सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या है? फिक्स है, एक ही आधार पर है, तो एक ही बार पिघलेगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा। और हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होगा? फिक्स होगा। कहीं से भी 1 मोल लेंगे तो उसको तोड़ करके पिघलाने में उतनी ही ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए हीट ऑफ फ्यूजन इसका क्या होता है? डेफिनिट होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हीट ऑफ फ्यूजन भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेफिनिट है। क्लीवेज प्रॉपर्टीज भी इसका ये शो करता है, शार्पेस देता है। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका शार्प होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसका शेप भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इट इज़ एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। इसकी प्रकृति कैसी होती है? एनिसोट्रॉपिक होती है। एनिसोट्रॉपिक ऊपर वाले फिगर को एक बार फिर से दिखा के बताते हैं, लेकिन अभी समझिए शब्दों में। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वो पदार्थ जिसके अलग अलग साइड वेर्थ एंगल्स, अप्स एंड डाउन्स, अलग अलग तरफ से अगर हम लोग मेजर करें, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऐसे प्रॉपर्टीज को अलग अलग साइड से, अलग अलग एज से अगर मेजर करते हैं तो मेजर करने पर वो समान नहीं आता है, उसको एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। और समान अगर आता है तो उसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। अगर समान आ गया तो आइसोट्रॉपिक, जो कौन होगा? एमोर्फस सॉलिड। अगर नहीं आया तो एनिसोट्रॉपिक, उसे क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू नेचर का होता है, ट्रू सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू होता है, ट्रू होता है, ट्रू नेचर का होता है। मतलब ये फ्लो ब्लो कैरेक्टर थोड़ा भी नहीं रखता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड में थोड़ा सा बहने की टेंडेंसी होती है, बट वेरी स्लो होता है। यू कैन नॉट जनरली ऑब्जर्व इन फ्यू सेकेंड्स, शॉर्ट टाइम, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत दिन में थोड़ा सा बहता है, इसलिए इसको स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? लॉन्ग ऑर्डर का होगा। इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, क्या क्या हो गया, किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को चेक करेंगे, जो प्रॉपर्टीज के रूप में दिखेगा, और क्या क्या होगा? वो शेप होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्लीवेज प्रॉपर्टी होगा, हीट ऑफ फ्यूजन होगा, एनिसोट्रॉपिक होगा नेचर, ऑर्डर इन, अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होगा। तो सब नीचे से ऊपर की तरफ हम एक बार फिर से बता देते हैं। ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कैसा होगा? लॉन्ग ऑर्डर का होगा, लॉन्ग रेंज का होगा। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, ठोस बनने के क्रम में अवयवी कण जब क्लोज पैक होते हैं तो क्लोज पैक में निविड संकुलित एक जगह जब जमा होते हैं, जैसे कि कार्टून में लड्डू पैक करेंगे तो लड्डू बड़ा नज़दीक नज़दीक रहेगा, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट लॉन्ग ऑर्डर का होता है, सेम पैटर्न का होता है, फिक्स होता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, लेकिन ऐसा एमोर्फस सॉलिड में नहीं होता है। एनिसोट्रॉपिक नेचर, एनिसोट्रॉपिक नेचर का मतलब है कि ठोस में वो गुण, क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो गुण होता है जिसके कारण अगर उसको हम अलग अलग साइड से, अलग अलग वर्थ से, अलग अलग एंगल से अगर नापेंगे, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो ये सब डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आना ही कहलाता है एनिसोट्रॉपिक की नेचर। जबकि एमोर्फस सॉलिड में क्या होगा? सेम आएगा, क्योंकि उसका अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता है, इसलिए उसको आइसोट्रॉपिक इन नेचर कहते हैं। यहाँ सुनने में थोड़ा सा उल्टा लगता है कि एमोर्फस को ही एनिसोट्रॉपिक होना चाहिए और क्रिस्टलाइन का ही होना चाहिए आइसोट्रॉपिक, ये समान जैसा होना चाहिए। क्लोज पैकिंग समान होता है, क्लोज पैकिंग समान होता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फिक्स पैटर्न पर होता है। यही कारण उसकी केमिकल, उसकी ऑप्टिकल स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है, इसलिए आइसोट्रॉपिक नहीं एनिसोट्रॉपिक होता है। सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड ही एनिसोट्रॉपिक होगा और एमॉर्फस कौन होगा, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा। एनिसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक एक गुण है जिसको एक शब्द में बोलते हैं, उसका मतलब ये बनता है कि अगर किसी सब्सटेंस का ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट एंगल्स के साथ अगर बदल जाए, डिफरेंट साइड से अगर बदल जाए, मेजर करने में वैल्यू डिफरेंट दे दे, अगर उसका मान अलग अलग आ जाए तो उसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। सेम आ जाए तो आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक का होगा और क्रिस्टलाइन क्या होगा, एनिसोट्रॉपिक का होगा। हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू लिक्विड स्टेट। गर्म करेंगे तो ठोस से सॉलिड में, लिक्विड में बदलेंगे, सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे, ठोस से द्रव में बदलेंगे, तो बदलने में कुछ हीट देना पड़ेगा ना। तो क्रिस्टलाइन में 1 मोल के लिए हीट कहीं से भी लेंगे तो फिक्स देना पड़ेगा, लेकिन एमॉर्फस में अलग अलग जगह से कर लेंगे तो बदल सकता है। इसलिए उसका क्या होता है, एमॉर्फस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है हीट ऑफ फ्यूजन, जबकि क्रिस्टलाइन का फिक्स और डेफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्लीवेज प्रॉपर्टीज, काटेंगे तो शार्प एज देगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसका क्लोज पैकिंग बड़ा ही फिक्स होता है, पैटर्न पर होता है, इसलिए फिक्स पैटर्न जहाँ जहाँ मैच करेगा वहाँ से शार्प कट जाता है, इसलिए यह क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है। कौन शो करेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन शो करेगा, क्रिस्टलाइन। कौन शो नहीं करेगा, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन कैरेक्टर शो नहीं, क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब काटेंगे तो शार्प एज देगा। एमॉर्फस सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, मतलब काटेंगे तो शार्प कैरेक्टर नहीं देगा, शार्प एज नहीं देगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब फिक्स टेम्परेचर पर पिघलेगा। लोहा का, चांदी का, सोना का, सबका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स होता है, मतलब शार्प होता है, और उस मेल्टिंग पॉइंट से उसको चेक करते हैं, पहचानते हैं, टेस्ट में देखते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता, वो ब्रॉड होता है, लार्ज होता है और फिक्स नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। शेप कैसा होगा, डेफिनिट होगा, ज्योमेट्रिकल शेप इसका डेफिनिट होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का, किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्या शेप, क्या फिक्स होगा, शेप होगा। एमॉर्फस सॉलिड का शेप, कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनिट नहीं होगा, मतलब इरेगुलर होगा, रेगुलर ऑर्डर में पैक नहीं होगा, अनियमित ढंग से निविड संकुलित होगा, मतलब रेगुलर पैटर्न पर क्लोज पैक्ड नहीं होगा। एक नज़र देखते हैं हम लोग इसका एनिसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक का। ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का फिगर 1.2 में जो दिया हुआ है, इसको ज़रा देखने की कोशिश कीजिए, तो आप देखिएगा कि ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बड़ा ही क्लोजली पैक है और पैटर्न फिक्स है। रेड लाइन मिला, फिर ब्लू लाइन मिला, ये रेड लाइन बिल्कुल एक जैसा मिल गया, फिर ये ब्लू लाइन एक जैसा मिल गया, फिर वो पैटर्न यहाँ भी है, फिर वो पैटर्न यहाँ भी है, मतलब रेगुलर पैटर्न पे है, लॉन्ग ऑर्डर पैटर्न पर है, ये पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। इसके इस तरफ पैटर्न में भी देखिएगा तो ये इस तरह से फिक्स हो गया, तो ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर अगर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एमॉर्फस या क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमॉर्फस या क्रिस्टलाइन, इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये क्लोज पैक होने के कारण ही देखिए कि ये बीच से जो लाइन आ रहा है, ये जो चीज़ लाइट पास करेगा, इस डायरेक्शन में जो लाइट निकलेगा ये फास्ट वेलोसिटी से निकलेगा, लेकिन अगर ये इस डायरेक्शन से निकलेगा तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट पार्टिकल से इसका कॉलिजन होगा, इससे इसकी वेलोसिटी कम होगी, मतलब एंगल बदलते ही इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बदल गई, इसलिए एनिसोट्रॉपिक हो गया, जबकि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक की नेचर होता है। हम लोग अभी देखें सॉलिड क्या है, जिससे कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्लोजली पैक होगा, जिसका थर्मल एनर्जी लो होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होगा, सॉलिड होगा। सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या होंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प हो, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये कॉन्स्टेंट सॉलिड का शेप, वॉल्यूम और कंस्ट्रक्शन फिक्स होगा। कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्लोजली पैक होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम होगा, कॉन्स्टेंट पार्टिकल के बीच का डिफरेंस कम होगा,
और ये रिजिड होगा, इसको इनकम्प्रेसिबल करते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप अभी देखे हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि सॉलिड कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का क्लोज पैक किया पैटर्न के बेसिस पर। दो टाइप का हो गया, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस हो गया। और क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के कुछ गुण हो गए, जो गुण हम लोग अभी देखे हैं कहाँ, अभी हम लोग देखे हैं अपने नीचे स्टेबल में डिफरेंस करके। तो इन सबों को एक बार दोबारा देखिए, समझिए। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, टेक केयर, मज़े से पढ़िए, रिजल्ट अच्छा लीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा। तो मेरे भारत, मेरे हिंदुस्तान, मेरी जान, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।